नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि यह उपन्यास मैंने कई भागों में बांटा है और आज इसका 7वां भाग है। शेष जो भी भाग हैं वो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। कृपया सुनिएगा अवश्य। और इसके साथ ही प्रेमचंद्र का भी साहित्य, उनकी कहानियाँ और उपन्यास आपको मेरे इसी चैनल पर प्ले लिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे, तो आप सुनिएगा अवश्य। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का कथानक। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का कथानक। 6 अंक आपको पिछले हो चुके हैं, आज आपका 7वां अंक है। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, इसे आप सुनिएगा अवश्य। रामचंद्र मलिकवा की माँ और अपनी माँ को लेकर कुमार लखनऊ चला गया। गांव में किसी से मिला भी नहीं। पहले से वैसी धातु का बना हुआ है, किसी की समझ पर दबाव डाले उसका ऐसा स्वभाव नहीं। जब परीक्षाएं पास की और एक सुंदर कन्या के धनी पिता भाभी जामाता की कानपुर की इमारतें और विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ पदवी देखकर उसके पिता के पास आए और कन्या के साथ दान में यथेष्ट धन देकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहा। पिता विवाह के पक्ष में हो गए। माता की आंखों में भी अदृश्य बहू का मुख कुछ कुछ दृश्य हो चला। विवाह के लिए भी ललचा उठी। उसने किसी की समझ पर नासमझी नहीं की, सीधे विलायत की तरफ देखा। विलायत का नाम सुनकर कन्या के पिता खिंचे। वे ऐसे ना थे कि जो धन देकर धर्म भी देते। विलायत से लौटकर भारत के बृहत्तर समाज पर जो कल्पनाएं उसने की थी, जाति निर्माण का जो नक्शा खींचा था, इस पद दलित धारा पर उसकी सहानुभूति की धारा जिस वेग से बहती थी, जिस सहृदयता से वह शिक्षित मात्र को देखता था, वे सब जीविकार्जन के क्षेत्र पर उसके पदार्पण करते ही संकुचित होकर सूख कर अपने ही सूक्ष्म तत्व में विलीन हो गए। पर उसने किसी की समझ पर नासमझी नहीं की, चुपचाप एक पेशा इख्तियार कर लिया। और जहाँ किसी को धोखा खाने की बात न थी, बीच रास्ते पर उसका व्यवसाय लोग स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जब माँ की चिट्ठी मिली कि गांव में रहना दुश्वार है, शायद लोग जमींदार पर दबाव डाल रहे हैं कि कुएं से पानी भरने ना दिया जाए, तब ऊंची ऊंची किताब और ऊंचे ऊंचे मनुष्यों के व्यवहार की इस जानकारी ने तुच्छ जमींदार और गांव वाले के उस विरोध को उनकी स्थिति के अनुकूल हुआ जानकर उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। चुपचाप गांव वालों को अपने साथ ले आया, ये समझकर कि जूते की पालिश रोटियों का सवाल अच्छी तरह हल कर देती हैं और उसकी माँ जैसी मार्जित हैं, उनके विचारों को कोबरा की स्याही न लगेगी। रामचंद्र के अभी अपने विचार कुछ नहीं, भविष्य में उनकी अधिक पुष्टि की आशा है। केवल मलिकवा की माँ की चिंता हुई कि कहीं उसकी समझ कुंद न हो जाए। उसे गांव में कष्ट था, विशेष काम कर नहीं सकती थी। उसका लड़का जब पक्ष लिए हुए मरा तब पक्ष छोड़ना ठीक नहीं। इस विचार से माँ बराबर उसे खाने पीने को देती रही, चलते समय बुलाकर कहकर रोकर उसके आग्रह करने पर साथ लेकर आई, तब उसकी समझ को धक्का न लगे। इस विचार से उसने रामचंद्र से मजाक में कहा, ब्रश और ब्राकों की वस्तु का अगर तू निर्देश न करेगा तो मलिकवा की माँ इस जिंदगी में न समझ पाएगी कि मैं क्या करता हूँ। कहकर दूसरे दिन अपने जीविकोपार्जन के महास्त्र को लेकर बाहर निकला। लखनऊ में कुमार अब तक काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। हैट कोट पहनकर रास्ते पर बैठकर जूता पालिश करने वाला मामूली आदमी नहीं, फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है। कोई कोई कहते हैं विलायत भी गया हुआ है, अंग्रेजी खत्म किए हुए है। ये देश को शिक्षा देने के लिए ऐसा करता है कि ना कोई बड़ा है ना छोटा,
ये चर्चा घर घर है। चमार जिस रास्ते से वह निकलता है चौकन्ने होकर देखते हैं। चमार 4 पैसे लेते थे, वह 1 पैसा लेता है। बाजार तब से गिर गया है। लोग चमारों को हे दृष्टि से देखते हैं। छावनी में कुमार की बड़ी कद्र है। गोरे बड़ी प्रीति से उसे काम देते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। वह भी यूरोप की तरह ही उन्हें पसंद आने वाली बातें सुनाता है। बंगलों में भी जाया करता है। सभी जगह यथेष्ट आमदनी होती है। उसके सीधे निरअभिमान, प्रसन्न और प्रिय स्वभाव को सभी प्यार करते हैं। कभी कभी लोग चारों ओर से घेर कर विस्मय, आदर और स्नेह की दृष्टि से देखते रहते हैं। आज वह बंगलों की तरफ चला। कमल साधारण घरेलू सुंदर पहनावे में सजी फाटक के पास खड़ी हुई आकाश भरकर उतरती हुई वर्षा की पीन श्याम छवि एकटक देख रही थी। मुख पर काव्य का नैसर्गिक प्रकाश पड़ा, पृथ्वी और स्वर्ग को एक कर रहा था। कुमार ने देखा, मन में निश्चय हुआ कि यह विदुषी है। अपने कार्य के लिए आगे बढ़ा। आहट पा कमल ने उसी भाव की दृष्टि से देखा। कुमार ने अंग्रेजी में कहा, जूते पालिश करता हूँ, आप देखकर खुश होंगी। मेहनत बहुत कम लेता हूँ। कमल भाव की आंखों से मुस्कुराकर सोचने लगी, ये चमार है, थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ली। आजकल के बाबू अंग्रेजी सुनकर खुश होकर काम ज़्यादा देते हैं। हिंदी में पूछा, तुम्हारा नाम? कृष्ण कुमार, नम्रतापूर्वक कुमार ने कहा। कृष्ण कुमार चमार सानुप्रास है। मन में सोचकर खुलकर कहा, बड़ा अच्छा नाम है। अब तुम लोग भी अच्छे नाम रखने लगे। सोचती हुई गंभीर होकर बोली, ये देश की उन्नति के लक्षण हैं। जी हाँ, सारा मतलब समझकर मुस्कुराते हुए कुमार ने कहा, लेकिन तुम मुझसे अंग्रेजी क्यों बोले? मैंने कहा, मेम साहब नाराज ना हो। मैं मेम साहब नहीं। कुमार कुछ न बोला। कमल ने भाव स्पष्ट कर दिया, अभी मेरी शादी नहीं हुई, मुझसे गलती हुई, क्षमा चाहते हुए जैसे कुमार ने कहा। कमल लापरवाही से बंगले के सामने वाले टेनिस ग्राउंड की ओर बढ़ी, पीछे पीछे कुमार। तुम अंग्रेजी साफ बोलते हो, किसी साहब के यहाँ थे शायद। कुमार को बड़ा बुरा लगा, पर प्रश्नकर्ची का अनुमान व्यर्थ नहीं सोचकर कहा, नहीं मैंने पढ़ी है। इसे स्पर्धा समझकर बीए फाइनल की विद्यार्थिनी कमल ने दबाने के भाव से कुछ तिरछे देखते हुए उंगली जरा ऊपर को उठाकर पूछा, वह क्या है? काम की तलाश में आकर परीक्षा देते हुए कुमार को बुरा लगा, जैसे कोई बच्चे से पूछ रहा हो। पुनः वह चमार है, इसलिए बड़ी सभी बातें उसके लिए अनावश्यक, अप्रत्याशित सी हो रही हैं। व्यक्ति होकर वह पद और मर्यादा में बड़ा नहीं तो बराबर है, पर ये विचार भी नहीं रहा। नहीं तो उंगली उठाकर इस तरह प्रश्न करने का क्या अर्थ? सोचकर यथाभ्यास क्रोध को दबाकर कहा, बादल। हाँ, इस पर 5 मिनट जरा अंग्रेजी में बोलो। प्रश्नकर्ची को गंभीर मुद्रा वैषम्य की दृष्टि से देखता हुआ कुमार बोला, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे, कपास हो रहा है। नहीं, मैं तुमसे हरिभजन ही कराना चाहती हूँ, इसलिए कहती हूँ, लेकिन पारिश्रमिक तो कपास ओटने से ही मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसका तो बहुत ज़्यादा पारिश्रमिक होगा। जब तुम पास होगे तो कितना पारिश्रमिक मिलेगा? अगर मैं पास हुआ तो सबसे आगे रहा, कुमार ने मुस्कराते हुए कहा। कमल चौंक कर देखने लगी। कहा, तुम जितनी आशा रखते हो उतना मुझे संदेह है, पर 200 रुपये समझ लो। कुमार प्रसन्न हो गया, बोला, संदेह ठीक है, पर भ्रम सभी को होता है। अच्छा, आपका आदर्श किस कोटि का होगा? अच्छी अंग्रेजी का आदर्श तुम्हें मालूम होगा तो मुझे समझने में दिक्कत ना होगी। तुम सीधी कहो या सजी हुई? विषय तो सजी हुई का ही है। मैं ये और पूछता हूँ कि आपके विषय पर अंग्रेजी के कवियों का क्या कहना, उसका हवाला सुनाऊँ या अपनी तरफ से कहूँ? अवश्य आप बादल पर वैज्ञानिक व्याख्या नहीं सुनना चाहती। कमल को जैसे कुछ होश हुआ, पूछा, तुमने कहाँ तक पढ़ी है अंग्रेजी? मैं लंदन विश्वविद्यालय से D.Litt हूँ, अंग्रेजी साहित्य का। कुमार का पौरुष न छिप सका। कमल लज्जित हो गई, नम्र हंसती हुई बोली, तो आपने ये कैसा स्वांग रच रखा है? ये स्वांग नहीं, ये मेरे साथ भारत का सच्चा रूप है। कमल भाव में डूबी हुई खड़ी रही। गौरव अपनी महत्ता में भरकर उसे हृदय की दृष्टि से विद्या का प्रांजल प्रकट पथ दिखाता रहा, जिससे कुमार उसके पास चलकर आया था। नत होकर बोली, मैं बीए फाइनल की विद्यार्थिनी हूँ, आइए मैं
बाबा से कहती हूँ आप 200 मासिक लीजिए, मुझे सुबह 2 घंटे अंग्रेजी पढ़ाया कीजिए। कहकर अपने बंगले की ओर चलती हुई, आप अवश्य हिंदू हैं? नत मुस्कुराहट से हाँ। शिष्य के विचार मात्र से कुमार आप न कह सका। आपकी जाति कान्यकुब्ज ब्राह्मण। कुमार के भार से झुकी हुई कमल एक कुर्सी की ओर बैठने का इंगित कर कुमार के भार से झुकी हुई कमल एक कुर्सी की ओर बैठने का इंगित कर पिता के कमरे में गई। संसार के 8वें विस्मय की चर्चा से पिता को बाहर ले आई। बंगला में कहा, ये डॉक्टर प्रश्न कुमार कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, लंदन के डीलिट हैं, जगह न मिलने से ये पेशा इख्तियार किया है। कुमार का ब्रश उठाकर दिखाया, जूता पॉलिश करते हैं। मैं इनसे अंग्रेजी पढ़ूंगी। कहा है सुबह 2 घंटे के लिए, 200 मासिक पर। दिनेश बाबू प्रसिद्ध वकील थे, कई हजार मासिक की वकालत थी। मनोविज्ञान के पूरे जानकार, ऐश्वर्य और सम्मान सबके ऊपर उनकी प्यारी कन्या प्रतिष्ठित थी। ब्रह्म समाजी थे, अतः किसी तरह विचलित न हुए। सोचा, कमल इस युवक को प्यार करती है, यदि भविष्य में दोनों सदा के लिए बंध भी गए तो बुरा क्या है। युवक विद्वान और सुंदर है, पुनः ब्राह्मण है, अवश्य इसका सामाजिक बहिष्कार हुआ होगा। ब्रह्म समाज को एक योग्य मनुष्य प्राप्त हो सकता है। कमल की बातें स्वीकार कर देर तक कुमार से बातें करते रहे और बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मभोज के दूसरे दिन निरुपमा नीली को लेकर लौट आई। चित्त में समाज के विरोध में जगा हुआ क्षोभ बराबर उसे बहका रहा था। सोच रही थी, प्राणों की मैत्री के लिए समाज की आवश्यकता है। वैषम्य की सृष्टि करे, इसके लिए नहीं। जो समाज शांति नहीं दे सकता उसका त्याग करना ही उचित है। और विवाह जो जीवन की ऋतु कुंचित गति को सहज साध्य और रसमय करने के लिए है, अगर रत्ती भर अनुकूल न हुआ, सारी वृत्तियां विरोध कर रही, तो किसी नीति या लोक रुचि के विचार से करना आत्महत्या तुल्य होगा। नीरू कक्ष में बैठी थी। विचार के बाद ही उसे व्रंत म्लान होते हुए स्थल पद्य की याद आई। उसी का चित्र देखती हुई मन में मुस्कराई। नारी का रहस्यपूर्ण हृदय सहसा अपार शक्ति चमत्कार से जैसे खुल गया। सांत्वना मिली। कक्ष के झरोखे खुले थे। वर्षा की आर्द्र वायु बहती हुई एकाएक दृष्टि उस स्थान पर गई जहाँ कुमार को सर्वस्व दान वाली दृष्टि से देखा था। एक गर्म सांस सिक्त वायु से मिलकर बह गई। निर्जन बैठी हुई उसी जगह को देखती रही। कल्पना की कलियों की कितनी प्यालियां भरती ढुलकती रही। इसी समय दासी आई। नीरू ने नीली को बुला लाने के लिए कहा। खुद उठकर आईने के सामने खड़ी होकर बाल ठीक कर लिए। क्या है दीदी? चप्पल आती हुई नीली ने पूछा। चल टहल आए, कहती हुई नीरू जूते पहनने लगी। हाथ पकड़कर घर से बाहर सड़क पर आते ही पूछा, नीली, कुमार बाबू का पता मालूम है? हाँ। खुश होकर गर्दन टेढ़ी कर नीली ने कहा। तू अभी गई तो नहीं? नीली हो आई थी। घर आने के आधा घंटे पहले पता लगाने गई थी, लेकिन भीतर नहीं गई, सिर्फ मकान पहचान कर चली आई थी। बोली, सिर्फ मकान देखने गई थी? नीरू संतुष्ट होकर चली गई। नीली के मन में किसी प्रकार के उद्वेग का कारण न रह गया। हिवेट रोड से लाटूस रोड और क्रमशः कुमार बाबू के मकान के पास दीदी को ले जाकर खड़ा कर दिया। बोली, यही है, आवाज़ दे। लज्जित स्वर से नीरू ने उत्साह दिया। नीली दरवाज़ा भड़बड़ाती आवाज़ देती रही। रामचंद्र ने आकर दरवाज़ा खोल दिया और नीरू को देखकर भीतर बुलाए बगैर माँ के पास खबर देने के लिए दौड़ा गया। भीतर जाने की यह मुमानियत नहीं, बल्कि बड़ी आव भगत है, ये नीरू उसी वक्त समझ गई और धीरे धीरे लज्जिता नववधू की तरह पैर आगे बढ़ाती रही। तब तक देवी सावित्री आ गई और बंगला में आओ आओ कहकर हाथ पकड़ बड़े स्नेह से भीतर ले गई। नीली आंगन में पहुंचकर रामचंद्र से आलाप परिचय करने लगी। रामचंद्र के गांव से लखनऊ का जो फ़र्क है, उसी हिसाब से अपने को श्रेष्ठ नागरिक मानकर पूछा, लखनऊ कैसा है? रामचंद्र नीली से दबने वाला न था। स्वर की पहचान करते उसे दिक्कत न हुई। बोला, कलकत्ते के मुकाबले कूड़ा खाना। नीरू ने देखा, छोटा पर सुघर घर है, हवादार 2 मंजिला। इसके गृहस्थ की साधारण अवस्था होने पर भी कला प्रियता स्पष्ट है। इसकी प्रत्येक सजावट कहती है कि सारी चीज़ें कायदे से रखी हुई
देसी विलायती फूलों के गमले, बरामदे में पलंग, बिस्तर, कपड़े साफ देखती हुई नीरू ने पूछा, माँ ये सब आपका सजाया हुआ है? शुद्ध हिंदी में नीरू ने पूछा, सावित्री देवी के साथ 2 मंजिल के सोने वाले कमरे में मकान देखकर जाती हुई। नहीं माँ, मेरे आने से पहले सजावट के सामान कुमार ने ले रखे थे। घर की चीज़ें ले आकर मैंने सुधरे ढंग से लगा दी हैं। सावित्री देवी स्नेह से देखती हुई बंगला मिले संबोधन से हिंदी में बोली। बिछे पलंग पर हाथ पकड़कर नीरू को बैठाती हुई, ये कुमार का पलंग है कहकर परीक्षा की दृष्टि से देखने लगी। बैठी हुई लज्जित नीरू सप्रतिभ हुई कुमारी कंठ से बोली, अब आपको बड़ा कष्ट होता है। गांव में कितना काम आप करती थी, यहाँ कुछ सुविधा हुआ, पर कुमार बाबू की शादी आप क्यों नहीं करती? उन्हें अपने समाज में लड़की मिलना मुश्किल है। इस भाव को दबाकर सावित्री देवी ने कहा, कुमार होश संभाल कर अपनी इच्छा से चल रहा है। इसके विलायत जाने में उसके पिता की राय न थी। उसे खिन्न देखकर मैंने समझाया, जो कुछ थोड़ा सा था भविष्य के अवलंब के रूप में वह कई साल कुमार के विलायत रहने पर खर्च हो गया। फिर उसके लौटने पर जो मुसीबतें आई वे तुम्हें मालूम है। अब मेरी रुचि का तो रहा नहीं, जैसे समझेगा वैसा करेगा। लेकिन दुनिया में दूसरे की रुचि भी देखनी पड़ती है अगर किसी को। नीरू एकाएक रुक गई, जैसे उसके बनाते बनाते विषय स्वयं स्वतंत्र होकर बिगड़ा जा रहा हो। सावित्री देवी ने कहा, हाँ माँ ठीक कहती हो, संसार में दूसरे की रुचि भी देखनी पड़ती है। अगर किसी को कुमार प्यार करता होगा तो उसकी रुचि के अनुसार भी उसे चलना होगा। मेल के यही माने हैं। अच्छा माँ, कुमार बाबू तो विलायत हो आए हैं, जरूर यहाँ उनके मन में मेम का रूप होगा। अगर वे मेम ले आएँ या किसी एंग्लो इंडियन लड़की से शादी करें तो आपको बड़ी अड़चन होगी, कहकर नीरू मर्म में छिपी हुई सावित्री देवी को बड़ी बड़ी आंखों से देखती हुई मुस्कराई। अड़चन क्यों होगी माँ? पुत्र कन्या का जिस पर स्नेह होता है उसकी ओर स्वभावतः माँ की स्नेह धारा बहती है। यदि उस धारा के कटने के क्षुद्र कारण ना हुए। सावित्री देवी बाजार से मिठाई नमकीन मंगाने के पैसे निकालने लगी, फिर बाहर आकर रामचंद्र को देखकर अस्फुट शब्दों में जल्द ले आने के लिए कहकर भीतर आई। उनके कुर्सी पर बैठने पर नीरू ने कहा, माँ मैं रामपुर की जमींदार हूँ, फिर भी जमींदार की तरफ से आप पर जो अत्याचार हुए हैं, आपके बाग और ज़मीन बेदखल किए गए हैं, आपको दूसरी तकलीफ़ें पहुंचाई गई हैं, इनका ज्ञान मुझे न था। इन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। आपने मुझे बुलाया था, फिर भी मैं आपके यहाँ नहीं आ सकी। दादा का कहना था कि दूसरे भी बुलाएंगे और जाना होगा, न जाना व्यवहार के विरुद्ध होगा। मलिकवा की माँ पान लगाकर ले आई, तस्तरी बगल में रख दी। नीरू ने एक इलायची उठा ली और मलिकवा की माँ को देखकर दुखी होकर गर्दन झुकाकर सोचने लगी। क्षमा क्या है माँ? मलिकवा की मृत्यु तथा अपने दुखों की स्मृति से गंभीर होकर सावित्री देवी ने कहा, तुम्हारा था तुम्हारा हुआ। ईश्वर जब स्नेह का धन, बुढ़ापे का सहारा भी माता पिता से छीन लेता है, तब वैसे साधारण अधिकार के जाने का क्या छोड़। मलिकवा की माँ को देखो। कुछ देर सहानुभूतिजनक मौन छाया रहा। मलिकवा की माँ खड़ी थी, आंखों से आंसू झरने लगे। वह बाजार चली गई। माँ, तुम्हें देखकर वह विचार मन में नहीं आता कि तुम दूसरे घर की हो। रामचंद्र के लिए जो स्नेह तुम्हारा बहता है, उसी स्नेह का प्रभाव तुम्हारी दृष्टि से आता हुआ मैं अनुभव करती हूँ। तुम्हारी दृष्टि को मेरे सत्य और असत्य का पता अवश्य लग जाएगा। मैं बड़प्पन नहीं जता रही, ये तुम समझती हो, और तुम्हारे सामने सदैव मेरा छुटपन ही तुम्हारा श्रेष्ठ दान स्नेह प्राप्त करेगा। कुमार बाबू की रुचि में मैं बाधा नहीं डालती, पर रामचंद्र की पढ़ाई के लिए हुई मेरी सेवा जो उन्होंने मंजूर नहीं हुई, रामचंद्र की पढ़ाई के लिए हुई मेरी सेवा जो उन्हें मंजूर नहीं हुई, इससे क्या यही मानी नहीं कि मुझे समझाया कि रामचंद्र पर उन्हीं का अधिकार है। खैर, मैं उनके अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मेरा जो अधिकार था उसका मैंने भी उचित प्रयोग किया है। आपके बाग और खेत ज्यों के त्यों आपके होंगे, जमींदार ने उन पर से अपना कब्जा उठा लिया है। आप कहें तो बाग की हैसियत जो नहीं रही ठीक करा दी जाए। सावित्री देवी स्नेह से पूर्ण को मधुर स्वर में बोली,
माँ तुम्हारी सहानुभूति दूसरे को ठीक नहीं समझती है। मुझे उसकी पहचान है, पर ये ठीक नहीं। गांव के सभी तुम्हारे हैं, सबके लिए तुम्हारा एक ही भाव होना चाहिए। दूसरे इससे दुखी होंगे, कानून वह सब तुम्हारा है। मुझसे मिलना होता तो कानूनन तुम ही मिली होती। सावित्री देवी ने सीधे विचार से कहा। नीरू हृदय की गहनता में निश्चल थी, स्वल्प लज्जित हो गई। अपने को कुमारी रूप से फिर संवार कर बोली, मलिकवा की माँ को 3 बीघे माफ़ी देने का प्रबंध मैंने कर दिया है। वह जब तक जिएगी खाएगी। मैं आपसे और कुछ कहना चाहती थी। आपने पहले ही चोट पहुंचाकर मुझे निराश कर दिया। चोट नहीं, मैं कायदे की बात कर रही हूँ। पर तुम्हें दुख पहुंचा तो मैं कहती हूँ कि जैसा तुमने दावा पेश किया है रामचंद्र पर, तुम्हारा वैसा ही अधिकार है जैसा कुमार का। तुम्हें जो कुछ देना है रामचंद्र को दो, उसे लेने के लिए कहूँगी और तुम्हारी दी वस्तु संपत्ति लेते हुए खुशी होगी, मैं जानती हूँ। प्रसन्न होकर नीरू मुस्कुराई। कहा, बाग और खेत तो हुए ही रामचंद्र बाबू के, आपके 2 मकान भी कानपुर में हैं। हाँ। कुछ व्याकुल होकर सावित्री देवी ने कहा, कुमार की पढ़ाई के खर्च में रेहन किए गए थे। हाँ, महाजन को रुपए की ज़रूरत है, मैं रुपए देकर रजिस्ट्री खरीद रही हूँ। वे मकान भी रामचंद्र बाबू को मिलेंगे। सावित्री देवी सब विस्मय मुँह की ओर ताकती रह गईं। इसी समय मलिकवा की माँ कुछ पूछने के लिए सावित्री देवी को बुलाने आई। उन्होंने संयत प्रसन्नता से पूछा, मलिकवा की अम्मा पहचानती है, गांव की मालकिन है। मलिकवा की माँ ने सिर हिलाकर सूचित किया, पहचानती हैं। मुस्कुराकर सावित्री देवी ने कहा, 3 बीघा माफ़ी तुझे इन्होंने दी है, माथा टेक कर पैरों पड़। मलिकवा की माँ विक्षिप्त आश्वासन से हंसकर उसी तरह पैरों पड़ी। उस समय बाहर गया हुआ रामचंद्र आया और 2 मंजिल के आंगन से माँ को आवाज़ दी। नीली रामचंद्र के साथ रह गई थी। कमल भीतर कपड़े बदल रही थी। बाहर कुमार प्रतीक्षा करता हुआ। नए नए संबंध की घनिष्ठता की डोर कमल के स्नेह कर में जो थी, कुमार उससे बनता जा रहा था। उसने बुलाया था, वह गया हुआ है। यद्यपि कुमार पहले से प्रकृति का पूरा स्वतंत्र था, फिर भी इधर की परिस्थिति ने उसके लिए लक्ष्य विशेष नहीं रखा। कमल सजकर बाहर निकली और कहा, बड़ा अच्छा मौसम है ना, नीचे ऊपर देखती हुई। कुमार ने भी नीचे ऊपर देखा और कहा, हाँ, आकाश और पृथ्वी दोनों का पेट भरा हुआ है, इसलिए हंस रहे हैं। चलती हुई कमल बोली, आप लिखें तो सैटायर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आपको किसके सैटायर पसंद हैं? ड्राइडन के? बहुत हैं। गंभीर शिक्षक के कंठ से कुमार ने कहा, आजकल तो ब्यूटी सैटायर की ही हो रही है, सारी बिट सैटायर में लगी है। तुम्हारी बंगला में इसके कई अच्छे लेखक हैं। रवि बाबू के सैटायर तो बड़े ही साफ उतरते हैं। आप बंगला साहित्य की भी जानकारी रखते हैं? चकित होकर कमल ने पूछा। हाँ, मैं वहीं उतना बड़ा हुआ, शिक्षा भी वहीं पाई, ग्रेजुएट मैं वही कलकत्ते का हूँ। बंगला मेरी वर्नाक्यूलर थी। मैंने कुछ अच्छी ही तरह बंगला साहित्य पढ़ा है। शिष्टाचार पूर्वक मंदोच्चारित शब्दों से कहा। अपनी एक खास कल्पना पर जोर देती हुई उल्लसित होती हुई कमल ने पूछा, आप बंगला गाते भी होंगे? हाँ, सोचकर खुश करने के अभिप्राय से कुमार ने कहा, पर गाना तो तुम लोगों का है, यानी स्वर जिन्हें स्वर्गीय दान के तौर पर बारीक मिला हुआ है। पुरुषों का गाना तो बात यह है कि ईश्वर ने स्त्रियों के कंठ में वीणा बांधकर उन्हें पृथ्वी पर उतारा है और पुरुषों के गले में हांडी। आप शायद कहें डूब मरने के लिए। तिर्यक दृष्टि से कुमार को देखती हुई कमल ने चोट की। नहीं, स्त्रियों की तारीफ करने के लिए, गंभीर होकर कुमार ने कहा। कमल लज्जित हो गई। कुमार ने पूछा, तुम तो गाती होगी कमल, मुझे भी अपना गाना सुनाओ एक दिन। अच्छा, लौट कर आज हमारे यहाँ खाना खाइए, आपको खाने में परहेज जरूर न होगा। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में कुछ बंगाली खड़े थे। 2 एक कमल को जानते थे। यूँ उसके पहनावे और चाल ढाल से जाहिर था कि वह ब्रह्म समाज की है। बंगाली हिंदू समाज के थे। कुमार के साथ कमल को देखकर मुस्कुराए और आपस में बातें करने लगे, जैसे सुनाकर कोई काम छोड़ेगी नहीं ब्रह्म समाजी छोकरियाँ। 6 महीने हुए, एक ने रावलपिंडी के सिख से शादी की। हाँ,
शादी के दूसरे दिन ऐसा मंत्र फूका कि उसने बाल बाल सब कटा दिए और बंगाली ढंग से धोती पहनकर निकला। अब देखो काबुल और ईरान पहुंचती हैं। दोनों सुनते हुए निकल गए। कुमार गंभीर, कमल मुस्कुराती हुई। बढ़कर कमल ने पूछा, आपकी समझ में आया कुछ? हाँ, क्योंकि मैं काबुली या ईरानी नहीं हूँ। पर नहीं समझ में आता है ब्रह्म समाज का यह विश्व प्रेम काबुली और ईरानियों को कैसे समझाएगी तरुणियाँ। कमल लज्जित पग चलती गई। सोच कर कहा, यहाँ आपका अनुमान भी काम नहीं करता। कहते हैं कभी लोग कल्पना से समझ लेते हैं सारी बातें। आप कभी होने की कोशिश कीजिए। तुम समझी नहीं, मैं कहता हूँ कि कभी होकर मैं जैसे समझ गया। पर तरुणियों का मतलब समझने वाले ये अफ़गानी और ईरानी भी कभी होते हैं। कमल को जैसे भरपूर किसी ने गुदगुदाया। प्रसन्न हंसकर बोली, आपने थिएटर में पार्ट भी किया है, जान पड़ता है। कम से कम कॉलेज में ड्रामा जरूर खेले होंगे। ड्रामा भी खेले और सजीव एक्टिंग भी दिखाई। तुम देख चुकी हो। ईश्वर की कृपा पहले से मुझ पर ऐसी है कि जितने कदम उठाए सब पीछे की ओर शुमार किए गए। कमल समझी। हृदय में दुख की छाप पड़ते ही बात बदल दी। कहा, आप ईरानियों की कविता समझने की बात कर रहे थे। आप तो ये जानते हैं कि पेड़ों की भाषा और मेघमाला की भाषा भिन्न है। पर पेड़ों की प्यास, उनका आकर्षण मेघमाला समझती है और आर्द्र होकर उन पर स्नेह सिक्त धारा बरसाती है। मरुभूमि के लिए उसका ये नियम नहीं। हाँ, मैं समझा। पर ये जरूर कहूँगा कि काबुली हृदय की प्यास बुझाने वाली कल्पना में काव्य का रस अधिक है। ये गंवार हैं, हम लोगों को बनाया करते हैं। ब्रह्म समाज का मुकाबला करें, देर है। आज भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, हर विषय के सर्वोत्कृष्ट योग्य। बीच में बात काटकर कमल को उत्तेजित जान कुमार ने कहा, इसमें क्या शक है। काव्य, विद्वान, दर्शन, इतिहास, राजनीति, यहाँ तक कि संपादकत्व में भी ब्रह्म समाज सबसे आगे है। मन में कहा, इसी तरह प्रेम भी बढ़ गया तो क्या बुरा हुआ। खुलकर कहा, ये मेरा घर है। कमल बोली, आपका घर देखूंगी। आपकी माँ है, मिलूंगी उनसे। आइए कहकर जीने से खटखट करती हुई चढ़ गई। पीछे पीछे कुमार 2 मंजिल पर गई। नीरू जलपान कर बैठी थी। देवी सावित्री, कुमार आ रहा है जानकर बैठी रही। नीरू को देखकर एकाएक खुशी से उद्वेलित हो, अच्छा तुम भी हो कहकर मंद स्मित हाथ जोड़कर सावित्री देवी को नमस्कार किया। कुमार के पढ़ाने की खबर सावित्री देवी को मालूम हो चुकी थी। उठकर अपनी कुर्सी पर कमल को बैठाया। कुमार भी आ गया, परिचय करा दिया। पर कुमार के गले में उसका साधारण स्वर न था। सावित्री देवी ने एक बार नीरू को देखा। उसे निष्पलक अपूर्व भाव से कुमार को देखकर रामचंद्र को आवाज़ दी। रामचंद्र नीली के साथ छत पर खेलता हुआ बातें कर रहा था। माँ से दूसरे कमरे से कुर्सी ले आने की आज्ञा सुनकर उतर आया और कुर्सी लेने गया। कुर्सी पर कुमार को बैठने के लिए कहकर सावित्री देवी पलंग पर नीरू के एक बगल में बैठ गईं। नीली भी उतर आई और रामचंद्र के साथ बाहर वाले बरामदे से देखने लगी। माँ, इन्हें ही पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है। माँ, इन्हें ही पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। श्री कमल, सुषमा चटर्जी इनका नाम है। आदर के स्वरों में कुमार ने माँ से कमल को परिचित कराया। कमल की बिल्कुल खुली हुई निश्वास हवा पर उड़ती हुई जल भारानत मेघ मालावली प्रकृति के सामने सावित्री देवी एक अज्ञात दबाव से जैसे संकुचित हो गईं। उनके गृहस्थ जीवन में वैसी प्रकृति का परिचय न हुआ था। उनकी परिचित बंगाली समाज की महिलाओं का गृह की सीमा में ही कुशल, क्षिप्र, शिक्षित और उन्नत रूप था। ब्रह्म समाज का नाम वे सुन चुकी थी और दूसरी बंगाली महिलाओं की तरह शिष्ट भाव से उन्हें ब्रह्मज्ञानी कहती थी। उनके मन में नीरू शिक्षित लड़कियों की चरम विकसित रूप थी। बिल्कुल मेम या मिस का स्वभाव उनकी प्रकृति पर एक अज्ञात दबाव छोड़ता था। जैसे उसकी संस्कृति की वह रूपरेखा नारी स्वभाव के प्रतिकूल मालूम देती है। अपने में समाई हुई मधुर क्षीण स्वर से बोली, मैंने अनुमान कर लिया। क्षण मात्र देर किए बिना, जैसे पहले से घनिष्ठ परिचय रहा हो, ऐसे स्वर से कमल ने पूछा, इससे आपका क्या परिचय है? ये मेरी मालकिन है। सावित्री देवी मुस्कराईं। इससे कमल की शंका निवृत्त न हुई। वैसी ही खुली आवाज़ में पूछा, आपके मकान का किराया वसूल करने वाली? नीरू जल उठी पर बैठी रही।
कुमार की माँ को देखती आंखें मुस्कुरा दी। नहीं, सावित्री देवी ने कहा, हमारे गांव की जमींदार। पहले इनके पिता थे, अब ये हैं, कहकर स्नेह से नीरू को देखने लगी। कुमारी गंभीर की स्वर्गीय महत्ता से नीरू मौन थी। रह रहकर एक विशेष भाव से कुमार को देख लेती थी। बहुत सी बातें कुमार के मन में उठी, पर दम साधे बैठा रहा। नीरू ज्यों ज्यों गंभीर हो रही थी, कुमार चंचल। जब से आया, संवर्धना का शब्द नहीं निकला। सोचकर त्रुटि से बचने के लिए बहुत कुछ अपने को संभाल कर कहा, बड़ी कृपा हुई जो यहाँ आने का कष्ट स्वीकार हुआ आपको, कहकर मन में सोचा जैसे त्रुटि हो गई। नीरू कुछ न बोली। सावित्री देवी कमल की अव्यर्थना के विचार से उठकर कमरे की ओर मन में एक निश्चय से प्रसन्न होकर चली कि कमल ने नीरू से कहा, तुम तो ऐसी मौन हो गई जैसे ससुराल आई हो। इन्हें पश्चाताप है, कुमार ने कहा। कमल एकाग्रता से कुमार को देखने लगी। कुमार कहता गया, एक रात और पहचाने मुझे गोरू कह दिया। एक रात बगैर पहचाने मुझे गोरू कह दिया। कमल खिलखिलाकर हंस दी। कुमार कहता गया, कुछ चिढ़ गई थी, हालांकि कसूर मेरा न था, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा है। उसी स्वर से गा रहा था, लिहाजा गाने में एक हक मेरा था। बाद को बेगाने लगी। इनके मधुर स्वर के आगे मुझे अपना स्वर भूल गया। रास्ता भूला नहीं, जैसा मैं इनके अगिया बैताली स्वर के पीछे पीछे चला। नीरू पहले की तरह चुपचाप प्रतिमा सी बैठी रही। कमल जानती थी कि नीरू अच्छा नहीं गाती, समझी ये उस पर मजाक है। खुशी से भरी हुई पूछा, फिर ये सत्य रूप में प्रकट हुई और मुझे रास्ता बता दिया। इसी समय तस्तरी में जलपान सजाकर सावित्री देवी आईं और कमल की बगल में खड़ी हुई। उनके पूछने से पहले ही वह ढंग देखकर जलपान उसी के लिए लाया गया है समझकर कमल ने कहा, मैं इस वक्त जलपान नहीं करूंगी, आप ले जाइए। सावित्री देवी लौट गईं। मलिकाबा की माँ पान ले आई, मैं पान नहीं खाती, कहकर कमल ने एक इलायची उठा ली। फिर नीरू से सहस्नेह उसी सखी भाव से कहा, हम लोग टहलने निकले हैं, लौट कर मेरे घर चलो, डॉक्टर साहब गाना सुनेंगे। कमल ने स्वर से समझा दिया कि मैं ही गाऊंगी, अगर उस दिन कोई कसर रह गई हो तो पूरी कर लेना। पर नीरू ने निमंत्रण स्वीकार न किया। मन में एक अशांति एकाएक पैदा हो गई थी, बहुत संभल कर, जैसे कहीं से भी ना खुले। नहीं कमल, मुझे फुर्सत ना होगी। नीली एकटक खड़ी हुई कमल को देख रही थी। कुमार के लौटने पर नीरू का हाल कहने का विचार कर सावित्री देवी कमरे से आई। नीरू उठी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुमार और नीरू के संबंध का स्वल्प मात्र कारण सावित्री देवी को जितना दृढ़ बांध सकता था बांध चुका था, इसलिए नीरू के प्रति उनकी वैसी स्नेह धारा उनके दर्शन मात्र से प्रभावित हो चलती थी। हाथ पकड़कर, हमें फिर तुम्हें जल्द देखने की प्रतीक्षा रहेगी, कहकर साथ साथ नीचे उतरी। नीली एक दफ़ा कमल को असह दृष्टि से घूरकर बहन के साथ हो ली। कमल के इस वैषम्य का जैसे कोई कारण न समझ पाई, ऐसी दृष्टि से नीरू की ओर देखती रही। कुमार चुपचाप बैठा रहा, जैसे ये सब अंधकार हो, इसके भीतर दृष्टि साफ हो ही नहीं सकती, समझ रहा हो। सावित्री देवी के लौटने पर शिष्टाचार के विचार से कुछ देर तक बैठी साधारण बातचीत कर रामचंद्र की ठोड़ी हिलाकर कुमार को लेकर कमल घर लौटी। तो अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा का कथानक। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती।